मैं डॉक्टर इरशाद अली खान, साचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, आज के बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। आज हम मौलिक अधिकार के अर्थ और विशेषताओं और उसके जो किस प्रकार से वह आया उसका अध्ययन करेंगे। मौलिक अधिकार यानी कि व्यक्ति एवं समाज, व्यक्ति एवं राज्य के बीच का संघर्ष कोई न्यूनतम असामान्य घटना नहीं है। वस्तुतः यह संघर्ष उतना ही पुराना है जितना कि मानव इतिहास। फलतः राजनीतिक विचारकों एवं संविधानकारों के समक्ष जो एक समस्या प्रत्येक युग में प्रस्तुत रही है वह यह है कि इस संघर्ष का निराकरण कैसे किया जाए। इसके लिए सामान्यतः दो उपाय सुझाए गए हैं। प्रथम, राज्य की शक्तियों को विभाजित करके उन्हें तीन विभिन्न अभिकरणों में इस प्रकार बांट दिया जाए जिससे कोई भी अभिकरण इतना अधिक शक्तिशाली न होने पाए जिससे वह दूसरों के लिए खतरा बन सके। राज्य के नागरिकों को कुछ ऐसे मूल अधिकारों का आश्वासन दिया जाए जिसका उल्लंघन स्वयं राज्य भी न कर सके। यहाँ मौलिक अधिकारों में तथा साधारण कानूनी अधिकारों के बीच भेद करना आवश्यक है। साधारण कानूनी अधिकारों में भिन्न मूल अधिकारों के सुरक्षा का आश्वासन देश के संविधान के द्वारा किया जाता है। इन अधिकारों को मूल इसलिए कहा गया है क्योंकि साधारण अधिकारों की भांति उन्हें व्यवस्थापिका साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया के द्वारा नहीं बदल सकती। उन्हें बदलने के लिए स्वयं संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है। इसलिए उनको केवल संवैधानिक संशोधन के द्वारा ही बदला जा सकता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि किसी भी देश के संविधान में केवल उन अधिकारों को मूल अधिकार कहा जा सकता है जिन्हें उस देश के सर्वोच्च कानून में निहित किया गया हो तथा जिनकी पवित्रता एवं अनुल्लंघनीयता को कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका दोनों स्वीकार करते हैं। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि मूल अधिकारों के विचार के मूल में सीमित सरकार को स्थापित करने की भावना सन्निहित है। सीमित सरकार से हमारा अभिप्राय यह है कि उस सरकार से है जिसमें राज्य के किसी भी अंग का सत्ता पर एकाधिकार नहीं होने दिया जाए। वस्तुतः इस प्रकार की सरकार का परिचालन कानून के द्वारा होता है, व्यक्तियों की सनक के द्वारा नहीं। सरकार के इस स्वरूप को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में मान्यता प्रदान की गई, परंतु ब्रिटिश सरकार में इस प्रकार के विचार के लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ प्रश्न ये उठता है कि भारतीय संविधानकारों ने संविधान में मूल अधिकारों को स्थान देकर अमेरिकी संवैधानिक परंपरा को क्यों स्वीकार किया, ब्रिटेन की परंपराओं को क्यों नहीं। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए इन दोनों परंपराओं को संक्षिप्त विवेचना आवश्यक है। ब्रिटेन में आधुनिक लोकतंत्र का जन्म निरंकुश कार्यपालिका के विरुद्ध जनता के लंबे संघर्ष के परिणाम स्वरूप हुआ है और इस संघर्ष को वहां की संसद ने नेतृत्व प्रदान किया था। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक ही था कि ब्रिटेन के लोग निरंकुश राजतंत्र द्वारा प्रस्तुत समस्याओं का समाधान संसदीय प्रभुसत्ता में पाते। फलतः ब्रिटेन की राजनीतिक प्रणाली जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों में विश्वास के ऊपर आधारित है। ब्रिटेन के जनमानस ने यह बात कभी स्वीकार नहीं की कि विधानमंडल भी कभी आतताई बन सकता है। जनसाधारण की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए उनकी शक्तियों को भी मर्यादित करने की आवश्यकता है। यही कारण है कि ब्रिटेन में जिन मसौदों को अधिकार का घोषणा पत्र कहा जाता है वे केवल कार्यपालिका की शक्तियों पर सीमाएं आरोपित करते हैं, व्यवस्थापिका की शक्तियों पर नहीं। अमेरिकी स्थिति इससे सर्वथा भिन्न थी। अमेरिका की स्थिति इससे सर्वथा भिन्न थी। अमेरिका की जनता को न केवल निरंकुश कार्यपालिका का अनुभव था अपितु उसने निरंकुश व्यवस्थापिका का भी अनुभव किया था। उसने देखा था कि ब्रिटिश संसद जैसी प्रतिनिधि संस्था भी उपनिवेशों के साथ क्रूरतापूर्वक पेश आती थी। यह निस्संदेह एक कटु उपहास था कि ब्रिटेन की संसद ने निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध संघर्षों की
अपनी गौरवपूर्ण परंपराओं का परित्याग करके उपनिवेशों की जनता पर निरंकुश शासन को लादने का प्रयास किया था। इस पृष्ठभूमि में यह स्वाभाविक ही था कि अमेरिकी संविधानकारों को जहां कार्यपालिका के प्रति अविश्वास था, वहां उन्हें अविश्वास व्यवस्थापिका के प्रति भी था। इसलिए वे कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका दोनों के विरुद्ध व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा को आवश्यक मानते थे। भारतीय स्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति से मिलती जुलती थी। हमारे देश के राष्ट्रीय आंदोलन को भी ब्रिटेन की कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों के अत्याचारों का अनुभव था। फलतः 1927 में मद्रास में हुए कांग्रेस अधिवेशन में मांग की गई कि भारत के लिए जो भी संविधान बनाया जाए उसे मूल अधिकारों पर आधारित होना चाहिए। इस पृष्ठभूमि में नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया। संविधान में इनके उल्लेख का औचित्य प्रतिपादित करते हुए उसमें यह कहा गया था कि हमारा पहला काम अपने मूल अधिकारों की व्यवस्था करना होना चाहिए, जिनका आश्वासन इस प्रकार दिया जाए जिनसे कि उन्हें किसी भी स्थिति में वापस ना लिया जा सके। इस प्रकार की व्यवस्था को नेहरू रिपोर्ट के लेखकों ने इसलिए आवश्यक और अधिक आवश्यक माना क्योंकि देश में विभिन्न संप्रदायों के बीच मतभेद पाए जाते थे। अतः उन लोगों में जो एक दूसरे को संदेह एवं अविश्वास की दृष्टि से देखते थे, विश्वास एवं सुरक्षा की भावना को पैदा करने के लिए यह आवश्यक था कि उन्हें संविधान के द्वारा यह आश्वासन दिया जाए कि उन्हें अपने धार्मिक एवं सांप्रदायिक अधिकारों का उपभोग करने का पूर्ण अधिकार होगा। यहाँ भी उल्लेखनीय है कि 1931 में कराची में हुए अपने अधिवेशन में कांग्रेस ने अधिकारों का एक घोषणा पत्र स्वीकार किया था, जिसमें जहां नागरिकों की मूल स्वतंत्रताओं को मान्यता दी गई थी, वहां उसमें मूल उद्योगों तथा यातायात के राष्ट्रीयकरण, श्रमिकों के काम की परिस्थितियों को अच्छा बनाने, उग्र कृषि सुधार, मुफ्त प्राइमरी शिक्षा तथा बालिग मताधिकार आदि के आश्वासनों का भी उल्लेख था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता के पूर्व से ही इस स्थिति के लिए कृत संकल्प था कि स्वाधीन भारत के संविधान में नागरिकों के लिए मूल अधिकारों की व्यवस्था की जाएगी। मूल अधिकारों के विचार की व्युत्पत्ति के संबंध में ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि उसका जन्म उन अयोग्यताओं के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था जिन्हें सरकार ने जनता के ऊपर लादा था। यह बात संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत दोनों को समान रूप से लागू होती है। अतः अमेरिका की ही भांति भारत में भी यह कहा गया कि अधिकार अपने अंतिम विश्लेषण में उन अन्यायों का उपचार है जिन्हें निरंकुश शासकों ने जनता के ऊपर बरता है। अतः अधिकार भी संख्या में उतने ही होने चाहिए जितने अन्याय हैं और जिनका उपचार होना है। यहाँ उल्लेखनीय बात यह है कि फ्रांस के क्रांतिकारियों का भी इस संबंध में ये निष्कर्ष था कि अमेरिका और फ्रांस में निरंकुश शासकों के अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा मध्यम वर्ग के लोगों ने बुलंद किया था। फलतः उन्होंने जिन अधिकारों को अपने अपने देशों के संविधान में स्थान दिया वे मुख्यतः मध्यम वर्ग के हितों पर आधारित थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भी मध्यम वर्ग का ही नेतृत्व प्राप्त था। जैसा कहा जा चुका है कि संविधान सभा में भी मध्यम वर्ग के सदस्यों की ही भरमार थी। अतः उन्होंने संविधान में जिन अधिकारों को स्थान दिया है उनका संबंध भी प्रधानतः मध्यम वर्ग के हितों के साथ है। भारतीय संविधानकार इस बात से अवगत थे कि अब इस व्यक्तिवादी पृष्ठभूमि का सदैव के लिए अंत हो चुका था जिसने अमेरिकी और फ्रेंच अधिकारों के विचारों को जन्म दिया था और उसका स्थान कल्याणकारी राज्य के विचार ने ले लिया था। भारतीय संविधानकार इस बात की भी अवहेलना नहीं कर सकते थे कि उन्हें उस देश के लिए अधिकारों की रचना करनी है जिसकी अपनी दार्शनिक एवं सामाजिक परंपराएं हैं। अतः यह स्वाभाविक ही था कि भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों में उपयुक्त सभी प्रकार के प्रभाव उपस्थित हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि संविधान जो है, संविधान में जो स्थान दिया गया है वो मौलिक अधिकारों को बहुत आवश्यक है। जैसे हम कह सकते हैं कि व्यक्ति और राज्य के आपसी संबंधों का पूर्व में मैंने कहा सदैव
यह समस्या जो सदैव से ही बहुत जटिल रही है। वर्तमान समय में प्रजातंत्रीय व्यवस्था में इस समस्या ने विशेष महत्व प्रदान कर लिया है। यदि एक और शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरिकों के जीवन पर राज्य का नियंत्रण आवश्यक है, तो दूसरी ओर राज्य की शक्ति पर भी कुछ ऐसी सीमाएं लगा देना आवश्यक है जिससे राज्य मनमानी तरीके से शासन करते हुए व्यक्तियों की स्वतंत्रता अधिकारों के विरुद्ध कार्य न कर सके। मूल अधिकार व्यक्ति स्वतंत्रता और अधिकारों के हित में राज्य की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का श्रेष्ठ उपाय है। यानी फ्रांस के, जैसे पहले भी कहा मैंने, फ्रांस की राज्य क्रांति ने विश्व को स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का संदेश दिया। क्रांति का उपरांत फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने 1789 में के नवीन संविधान में मानवीय अधिकारों की घोषणा यानी डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन को शामिल करते हुए नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकारों को संवैधानिक रूप देने का प्रयास किया। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने संविधान में अपने 1791 ईस्वी में प्रथम 10 संशोधनों द्वारा व्यक्तियों के अधिकारों का संविधान का अंग बनाया। यानी संशोधन ये सामूहिक रूप से अधिकार बिल ऑफ राइट्स कहलाया। इस प्रभाव अन्य यूरोपीय राज्यों के संविधानों पर पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अनेक पुराने राज्यों और युद्ध के बाद स्थापित अनेक नवीन राज्यों के संविधानों में मूल अधिकारों का समावेश किया गया। इस संबंध में जर्मनी का वीमर संविधान और आयरलैंड का संविधान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। द्वितीय महायुद्ध के काल में मूल अधिकारों का विचार और भी लोकप्रिय हुआ और युद्ध के बाद भारत, बर्मा, जापान आदि जिन देशों के संविधानों का निर्माण हुआ उन सभी में मूल अधिकारों का समावेश किया गया। 1945 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भी 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वलौकिक घोषणा के नाम से अंतर्राष्ट्रीय अधिकार पत्र का स्वीकार किया गया। इस प्रकार मूल अधिकारों के विचार ने वर्तमान समय में एक सर्वमान्य धारणा का रूप ग्रहण कर लिया। यानी विश्व के आधुनिक संविधानों में नागरिकों को मौलिक अधिकारों का समावेश हुआ और भारतीय संविधान के अध्याय 3 में भारत के नागरिकों के मूल जो अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स दिया गया है। संविधान के इस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गौरवपूर्ण उल्लेख है। संविधान निर्माताओं को विश्वास था कि भारत में पहली बार प्रजातंत्र का प्रयोग हो रहा है, अतः मूलाधिकारों का उल्लेख करना व्यक्ति स्वतंत्रता की आधारशिला के समान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत की संविधान सभा में कहा था कि भारत में इन अधिकारों को विधान मंडलों या सरकार की इच्छा पर छोड़ देना उचित नहीं है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र अब तक पूर्ण रूप से पनप नहीं पाया है। इसलिए इन अधिकारों को संविधान में रख दिया गया है। इनके बारे में पतंजलि शास्त्री ने कहा था कि मौलिक अधिकारों की मुख्य विशेषता यह है कि वे राज्य द्वारा पारित विधियों के ऊपर है। यानी कि मौलिक अधिकारों की आवश्यकता और महत्व के बारे में हम कह सकते हैं कि संविधान के अंतरंग के रूप में मौलिक अधिकारों का बहुत अधिक महत्व है, जिसमें मूल अधिकार प्रजातंत्र का आधार स्तंभ है। वे उन परिस्थितियों का निर्माण करते हैं जिनके आधार पर बहुमत की इच्छा निर्मित और क्रियान्वित होती है। वे इस दृष्टि से भी प्रजातंत्र के लिए अनिवार्य है कि उनके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास की शिक्षा प्रदान की जाती है और उन आधारभूत स्वतंत्रताओं तथा स्थितियों की व्यवस्था की जाती है जिनके बिना उचित रूप से नागरिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। मूल अधिकार जो है एक देश के राजनीतिक जीवन में एक दल विशेष की तानाशाही स्थापित होने से रोकने के लिए नितांत आवश्यक है। इसमें निस्संदेह नहीं, इसमें ये हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में निरंकुश राजाओं के व्यक्तिगत शासन का भय समाप्त हो गया है, लेकिन प्रजातांत्रिक राज्यों में बहुमत तानाशाही का भय बराबर बना हुआ है। मूल अधिकार शासकीय और बहुमत वर्ग के अत्याचारों से व्यक्ति की विशेष रूप से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं और इस प्रकार बहुमत के अत्याचारी शासन की आशंका का अंत करते हैं। मूल अधिकार व्यक्ति स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच उचित सामंजस्य स्थापित करता है, जैसे हम तीसरा बिंदु बनाए। इनके द्वारा एक और तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को कानून द्वारा निश्चित सीमाओं में रहने के लिए बाध्य किया जाता है और दूसरी तरफ नागरिकों को शासन के स्वच्छाचारी शासन संचालन के विरुद्ध जनमत के निर्माण हेतु उचित अवसर प्रदान किया जाता है।
जब मूल अधिकारों को संविधान के द्वारा निश्चित कर दिया जाता है तो इनके महत्व और सम्मान में और अधिक वृद्धि हो जाती है। इससे उन्हें साधारण कानून से अधिक महत्वपूर्ण स्थान और पवित्रता प्राप्त हो जाती है। इससे वे अनुल्लंघनीय बन जाते हैं और विधायी यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सत्ता के लिए उनका पालन आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मूल अधिकार नागरिकों को न्याय और उचित व्यवहार की सुरक्षा प्रदान करते हैं और राज्य के बढ़ते हुए हस्तक्षेप तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन स्थापित करते हैं। नागरिकों के मूल अधिकार मानवीय स्वतंत्रता के मापदंड और संरक्षक दोनों ही हैं। इस कारण उनका अपना मनोवैज्ञानिक महत्व है। आज के युग का कोई राजनीतिक दार्शनिक उनकी अपेक्षा नहीं कर सकता। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के उल्लेख की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने ब्रिटिश शासन के अत्याचार प्रत्यक्ष रूप से देखे थे। बहुतों के द्वारा इन अत्याचारों की भयानकता स्वयं अनुभव की गई थी। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से उनके द्वारा यह सोचा गया कि ऐसी व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए जिससे अब शासन जनता पर इस प्रकार के अत्याचार ना कर सके। भारत में प्रजातंत्र नया ही स्थापित किया जा रहा था। इस कारण भी नागरिकों के अधिकारों को विधानमंडल की इच्छा पर छोड़ना उचित नहीं समझा गया। इस संबंध में अम्बेडकर ने भारतीय संविधान सभा में कहा था कि भारत में इन अधिकारों को विधानमंडलों सरकार की इच्छा पर छोड़ देना उचित नहीं था, क्योंकि भारत में लोकतंत्र पूर्ण रूप से अब तक पनप नहीं पाया है। इसलिए इन अधिकारों को संविधान में रख दिया जाना चाहिए। मूल अधिकारों यानी मौलिक अधिकारों का अर्थ में हम ये कह सकते हैं कि वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक और अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, मूल अधिकार कहलाते हैं। इस प्रकार मूल अधिकारों को राज्य द्वारा पारित विधियों से उच्च स्थान प्राप्त होता है। व्यक्ति के इन अधिकारों को हम निम्न आधार पर मूल अधिकार कह सकते हैं। जैसे व्यक्ति पूर्ण मानसिक, भौतिक, नैतिक विकास के लिए अधिकार बहुत आवश्यक है व्यक्ति के लिए। इनके अभाव में उनके व्यक्तित्व का विकास रुक जाएगा। इसलिए लोकतंत्रात्मक राज्य में प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मूल अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इन अधिकारों का मूल कहने का कारण यह भी है कि इन्हें देश की मूल विधि अर्थात संविधान में स्थान दिया जाता है। साधारणतः संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया के अलावा इनमें और किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। गोपालन बनाम मद्रास राज्य के विवाद में मुख्य न्यायाधीश पतंजलि शास्त्री ने कहा था कि मौलिक अधिकारों की मुख्य विशेषता यह है कि वे राज्य द्वारा पारित विधियों से ऊपर है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसके अलावा मूल अधिकार साधारणतः अनुल्लंघनीय है, अर्थात व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या बहुमत दल द्वारा उसका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। और हम ये भी कह सकते हैं कि मूल अधिकार न्याय योग्य होते हैं, अर्थात न्यायपालिका इन अधिकारों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकती है। मूल अधिकार की व्यवस्था भारतीय संविधान की सर्वाधिक प्रमुख व्यवस्थाओं में से एक है। भारतीय संविधान के अधिकार पत्र की विशेषताएं, जिनमें हम विशिष्ट विशेषताओं का भी स्थान देते हैं, जैसे कि इसमें हम कह सकते हैं जो लक्षण हैं फीचर्स, जैसे बंधनकारी यानी मौलिक अधिकार संघीय सरकार और राज्यों तथा प्रत्येक अधिकारी जिसे विधि निर्माण की शक्ति हो पर सीमाएं आरोपित करते हैं, ये उन सभी पर बंधनकारी है। आधारभूत एकता पर बल, ये अधिकार भारत के आधारभूत एकता पर बल देते हैं। भारत विभिन्न इकाइयों में बंटा है, पृथक अधिकारियों की व्यवस्था है, किंतु नागरिकों को अधिकार है कि वह सभी अधिकारियों से समान व्यवहार प्राप्त करे। पूर्ण निरपेक्ष नहीं अर्थात ये अधिकार पूर्णतः निरपेक्ष नहीं है। प्रत्येक मामले में संविधान में अपवादों, परिसीमाओं और अहर्ताओं को गिनाया गया है।
संविधान ने राज्य को इन अधिकारों पर सीमाएं लगाने का अधिकार दिया है। नागरिकों और विदेशियों में अंतर के बारे में लिखा है इसमें कि इन अधिकारों के उपभोग में संविधान ने नागरिकों और विदेशियों में भी अंतर किया है। कानून के समक्ष समानता, धार्मिक स्वतंत्रता आदि अधिकार नागरिकों और विदेशियों के लिए समान, जबकि भाषण और सम्मेलन की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार केवल नागरिकों को दिए गए हैं। यह अंतर संविधान में प्रयुक्त नागरिकों और व्यक्तियों शब्द से स्पष्ट है। व्यक्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों तक सीमित है, यानी कि कोई व्यक्ति इंडिविजुअल मौलिक अधिकारों के बाहर राज्य के विरुद्ध किसी मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकता। भारतीय न्यायालयों के लिए ऐसे मौलिक अधिकारों की खोज करने का अधिकार नहीं रहा है जो संविधान में ना गिनाया गया हो। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन क्षेत्र पर यह प्रतिबंध है। मौलिक अधिकारों का क्षेत्र सभी संगठनों पर है। जैसे भारतीय मौलिक अधिकार अपने प्रयोग में केवल राज्य और उनके अभिकरणों को ही नहीं बल्कि निजी व्यक्तियों और संगठनों को भी प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए किसी भी रूप में किसी के भी द्वारा अस्पृश्यता का व्यवहार व्यक्ति के लिए दंडनीय अपराध है। प्रतिबंध की आवश्यक अवस्थाएं जैसे मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए और उन्हें वास्तविक बनाने की दृष्टि से संवैधानिक उपचारों की व्यवस्था की गई है। इन संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को मौलिक अधिकार मान लिया गया है। संवैधानिक उपचार जैसे 5 उपचार दिए गए हैं संविधान में, उन परिस्थितियों का स्पष्ट उल्लेख है जिनमें राज्य संपूर्ण देश के हित में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सके, उनके उपभोग पर प्रतिबंध लगा सके, यानी कि संवैधानिक उपचार का भी है इसमें। इसके अलावा सर्वाधिक विस्तृत जो हम कह सकते हैं कि अधिकार पत्र है, इसमें इसका मतलब ये है कि विश्व में सबसे बड़ा जो अधिकार पत्र है वो भारत का है, यानी भारतीय संविधान का 3 भाग जिसमें मूल अधिकारों का विवेचन किया गया है, विश्व के अन्य किसी भी संविधान में दिए गए अधिकार पत्र से विस्तृत है। मूल अधिकारों के संबंध में संविधान में कुल 23 अनुच्छेद हैं, जैसे 12 से लेकर 30 और 32 से 35, यानी 31वां जो अनुच्छेद है वो संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। इनमें से कुछ अनुच्छेद तो असाधारण रूप से लंबे, उदाहरण के लिए संविधान के अनुच्छेद 19 के मूल रूप में 450 शब्द थे। अब तक हुए संशोधनों में इसके आकार में और वृद्धि हो गई है। अधिकार पत्र के इतने अधिक व्यापक होने का एक प्रमुख कारण यह है कि प्रत्येक अधिकार के साथ प्रतिबंधों की व्यवस्था की गई है। मूल अधिकारों के संबंध में पूर्ण तथा स्पष्ट व्यवस्था के प्रयास में अधिकार पत्र इतना विस्तृत हो गया है कि वह सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि विस्तृत हो गया है। ये व्यवहारिकता पर आधारित है जो हम कह सकते हैं, यानी कि संविधान जो है कोरे सिद्धांतों की अपेक्षा वास्तविकता पर आधारित संपूर्ण समाज के लिए उपयोगी है। उदाहरण के लिए सभी व्यक्तियों हेतु समानता के अधिकार को स्वीकार करते हुए पिछड़े हुए और दलित वर्गों के विकास के लिए संविधान में विशेष व्यवस्थाएं की गई है। शिक्षा संस्कृति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को शिक्षा और भाषा संबंधी हितों की रक्षा का प्रबंध किया गया है तथा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या इस दृष्टि से की गई है कि समाज में धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहन मिल सके। मूल अधिकार सीमित नहीं है, निरंकुश जैसे पुलिस शक्ति के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, अनगिनत नहीं है, प्राकृतिक या अनगिनत नहीं है, इससे कम है। जैसे 9वें संविधान संशोधन द्वारा ये व्यवस्था की गई थी। मूल अधिकार की रक्षा जो है उसके बारे में भी इन्होंने व्यवस्था की है कि रक्षा की व्यवस्था यानी संवैधानिक उपचारों के माध्यम से हम कर सकते हैं, या न्यायिक संरक्षण जिसे हम कह सकते हैं प्राप्त है। यानी इसमें हम ये कह सकते हैं संविधान संशोधन के द्वारा यानी अनुच्छेद 368 के अनुसार संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों के निलंबन की संसद की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण। अनुच्छेद 368 में केवल संविधान संशोधन से संबंधित कानून को पारित करने की प्रक्रिया निहित है। वह संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति प्रदान नहीं करता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत पारित विधि अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द के अंतर्गत आते हैं और यदि वे भाग 3 में दिए गए उपबंधों से असंगत है तो अवैध और असंवैधानिक घोषित किए जा सकते हैं।
किंतु संविधान के 24वें संविधान संशोधन 1971 में ने इस निर्णय के प्रभाव को समाप्त कर दिया। 24वें संविधान अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 13 में एक नया उपखंड 4 जोड़ा गया। अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया। इस संशोधन का उद्देश्य संसद के मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति को पुनर्स्थापित करना है। उपखंड 4 यह उपबंधित करता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन पारित संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 के विधि शब्द का अर्थांतर्गत नहीं आएंगे। यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने 24वें संशोधन अधिनियम को संवैधानिक घोषित कर दिया, तथापि संविधान की संविधान संशोधन शक्ति पर एक महत्वपूर्ण परिसीमा भी लगा दी। न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि यद्यपि संशोधन शक्ति विस्तृत है तथापि असीमित नहीं है, और संसद संविधान की शक्ति का प्रयोग इस तरह नहीं कर सकता है कि जिससे कि संविधान पर का आधारभूत ढांचा ही नष्ट हो जाए। यानी हम ये कह सकते हैं कि आधारभूत ढांचा भी नष्ट नहीं होना चाहिए। इसमें हम ये कह सकते हैं केशवानंद भारती के विवाद में उत्पन्न हुआ कठिनाई को दूर करने के लिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 पारित किया गया। इस संशोधन अधिनियम द्वारा 368 में एक नया खंड जोड़कर यह स्पष्ट किया गया कि संसद की संविधान संशोधन शक्ति सर्वोच्च है और उस पर किसी प्रकार की कोई परिसीमा नहीं लगाई जा सकती। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किए गए संशोधनों को किसी भी आधार पर किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी इसके अलावा आपातकालीन घोषणा के अंतर्गत भी जैसे अनुच्छेद 352 है, 352 का भी हम इसमें अध्ययन करते हैं, 358, 359 है, उसका भी अध्ययन करते हैं। यानी 352 के अनुसार आपातकालीन स्थितियों में मौलिक अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था। आपात उद्घोषणा के दौरान राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय की शरण जाने के अधिकार को निलंबित कर दे। 1962 के चीन के आक्रमण के अवसर पर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपात की घोषणा की और फिर अनुच्छेद 359 के अंतर्गत एक आदेश जारी कर अनुच्छेद 14, 21, 22 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को परिवर्तन को निलंबित कर दिया। संकट से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए भारत सुरक्षा अधिनियम 1962 पारित किया गया। ये आपातकालीन स्थिति 10 जनवरी 1908 तक चलती रही। पाकिस्तान के आक्रमण के परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति ने 3 दिसंबर 1971 को आपात उद्घोषणा इस आधार पर की कि बाह्य आक्रमण से देश की सुरक्षा का खतरा था। अनुच्छेद 359 के अधीन एक आदेश द्वारा अनुच्छेद 14, 21, 22 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित कराने के अधिकारों को निलंबित कर दिया गया। 25 जून 1975 को राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 352 के अंतर्गत पुनः आपात उद्घोषणा की गंभीर आंतरिक आपात स्थिति विद्यमान है जिससे देश को खतरा है। संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अब यह स्पष्ट कर दिया गया कि अनुच्छेद 19 क में प्रदत्त केवल देश पर बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण देश की सुरक्षा के लिए संकट उत्पन्न होने की दशा में ही निलंबित किया जा सकता है, आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं। दूसरे अनुच्छेद 358 केवल उन कानूनों को संरक्षण प्रदान करेगा जो आपात स्थिति से संबंधित है। अन्य कानूनों को आपातकाल के दौरान भी न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है। इस संशोधन का द्वारा अनुच्छेद 359 में संशोधन करके यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति को अब अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त प्राण और दैहिक स्वाधीनता के अधिकार को निलंबित करने की शक्ति नहीं होगी। भविष्य में अब अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकेगा, जैसे कि 1975 में परिवर्तित आपातकाल के दौरान किया गया था। इस संशोधन अधिनियम का उद्देश्य 1975 में परिवर्तित आपातकाल के दौरान हुई घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकना है। इस प्रकार आपातकाल में मौलिक अधिकारों का अवांछनीय ढंग से हनन न हो, इस दृष्टि से विभिन्न संवैधानिक व्यवस्थाएं की गई। यानी कि व्यक्तिगत और सामाजिक हित में भी सामंजस्य के स्थापित हो सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि जहां मौलिक अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण रखा जाता है, वहीं समाज और राज्य हित में उन पर राज्य द्वारा प्रतिबंध आरोपित होता है। न्यायिक संरक्षण, जैसे कि हम कहते हैं कि न्यायिक संरक्षण भी है और राज्य द्वारा इनका अगर अपहरण करने का प्रयास करे तो नागरिकों को राज्य के विरुद्ध न्यायिक संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार न्यायपालिका द्वारा राज्य के अतिक्रमण के इस अधिकार को रक्षा करता है। इस तरह मौलिक अधिकारों संरक्षण के लिए उचित व्यवस्था की गई है। यानी इसके अलावा जैसे प्रतिरक्षा सेना के सदस्यों के संबंध में भी लिखा गया है कि अनुच्छेद 33 के अनुसार संसद को विधि द्वारा यह अधिकार है कि प्रतिरक्षा सेना के सदस्यों को मौलिक अधिकारों को इस सीमा तक प्रतिबंधित या समाप्त किया जाए ताकि वे अपने कर्तव्यों को उचित पालन कर सके, उनमें अनुशासन बना रहे। अनुच्छेद 33 के प्रयोग में संसद ने अनेक
अधिनियम पारित किए, जैसे सेना अधिनियम 1950, वायु सेना अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1950। जब मार्शल लॉ लागू हो, जैसे अनुच्छेद 34 के अनुसार, अनुच्छेद 34 के अंतर्गत संसद विधि द्वारा मार्शल लॉ सैनिक विधि के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। मार्शल लॉ के दौरान साधारण नागरिक न्यायालयों का स्थगन हो जाता है, उनके स्थान पर सैनिक न्यायालय कार्य करने लगते हैं। संसद क्षतिपूर्ति अधिनियम पारित करके इस दौरान अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों के दायित्वों से उन्हें विमुक्ति प्रदान कर सकती है। हम आगे जो अध्ययन करेंगे उसमें विशेष रूप से संविधान के जो पहले तो 7 थे, अब 6 अधिकार है प्रदत्त दिए हुए, उनका अध्ययन करेंगे, जिसमें समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यानी हम कह सकते हैं मूल अधिकारों के संबंध में भारतीय संविधान द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य आधुनिक संविधानों से प्रेरणा ली गई है। भारतीय संविधान का अधिकार पत्र अधिकारों और उनसे संबंध व्यवस्था के संबंध में वैसा ही नहीं है जैसा कि अन्य संविधानों के अधिकार पत्र, यानी कि हमारे संविधान द्वारा दिए गए अधिकार बहुत बड़े हैं और ये सबसे ज़्यादा विस्तृत है और सही तरीके से दिए गए हैं। आज हम इतना अध्ययन करेंगे, आगे इसके पाठ का अध्ययन करेंगे।